गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में कॉम्पटन प्रभाव को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव को हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आज हम लोग कॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत कॉम्पटन विस्थापन फाइंड करने वाले हैं, कॉम्पटन शिफ्ट ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पटन प्रभाव क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कॉम्पटन विस्थापन पर आते हैं। देखो, कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार क्या है कि जब कोई आपतित फोटोन किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करता है तो आपतित फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है या इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन फोटोन उत्सर्जित करता है। जो फोटोन उत्सर्जित करता है वह प्रकीर्णित फोटोन होता है। साथ ही उत्तेजित इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रकीर्णित फोटोन है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन ने जो फोटोन उत्सर्जित किया उसे प्रकीर्णित फोटोन कह रहे हैं। प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कुछ कम है। मान लो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E' है और आपतित फोटोन की ऊर्जा E1 है। ठीक है, मान लो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E2 है और आपतित फोटोन की ऊर्जा E1 है, तो E1 जो है, मान लो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E2 है और आपतित फोटोन की ऊर्जा E1 है, तो E1 बड़ा रहेगा E2 से, अर्थात प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होगी। क्योंकि ऊर्जा प्रकीर्णित फोटोन की कम है तो आवर्ती भी उसी के साथ कम होगी, और आवर्ती कम होगी तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात कॉम्पटन प्रभाव में प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्ध्य, प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य से अधिक प्राप्त होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अब कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है आप वो देखें। देखो, प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है और आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य कम होती है। मतलब इधर तरंगदैर्ध्य का क्या है, अंतर है। तरंगदैर्ध्य का क्या है, यहाँ पर अंतर है। ओके, तो प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्ध्य मान लो लैम्डा डैश और आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य मान लो लैम्डा, तो लैम्डा डैश और लैम्डा का अंतर ही क्या होता है, कॉम्पटन विस्थापन होता है। और हमें आज की क्लास में डेल्टा लैम्डा अर्थात कॉम्पटन विस्थापन ही ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है, प्रकीर्णित फोटोन और आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य के अंतर को कॉम्पटन विस्थापन कहा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग कॉम्पटन विस्थापन का डेरिवेशन करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग जो इधर डेटा है, जो वेरिएबल्स है, उन्हें समझ लें। मान लो आपतित फोटोन की ऊर्जा है E1 और फोटोन की आवृत्ति है न्यू, तो ऊर्जा E1 बराबर h न्यू। आपतित फोटोन का संवेग P1, आपतित फोटोन का संवेग P1 बराबर h न्यू बाई c, जहाँ न्यू आवृत्ति है, h प्लांक नियतांक है और c प्रकाश की चाल है। ओके, आपतित फोटोन की ऊर्जा और संवेग तो ये रहे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन से टक्कर करने के बाद जो प्रकीर्णित फोटोन हुआ, प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E2 बराबर h न्यू टू डैश, h न्यू डैश। न्यू डैश क्या है, प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति है। ओके, ये न्यू से कम है। साथ ही प्रकीर्णित फोटोन का संवेग P2 बराबर h न्यू डैश बाई c। ओके, इधर जब इलेक्ट्रॉन शिथिल था, एक जगह पर रुका हुआ था, तो उसका संवेग 0 था और ऊर्जा m0 c², विराम द्रव्यमान गुणा c², आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार। साथ ही साथ प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान mc² और संवेग क्या होगा, m इंटू v। ठीक है, ये सारी चीजें हम याद रखेंगे, तब हम कॉम्पटन विस्थापन को डिराइव कर पाएंगे। ओके, ओके, तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग दो कंसेप्ट यूज करेंगे, एक ऊर्जा संरक्षण का कंसेप्ट और दूसरा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जब हम ऊर्जा संरक्षण अप्लाई करते हैं तो देखो, ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर कर रहा है। ओके, तो टक्कर से पहले आपतित फोटोन की ऊर्जा और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का योग टक्कर के बाद फोटोन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के योग के बराबर होगा। मतलब टक्कर से पहले
फोटोन की ऊर्जा h न्यू और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा m नॉट c स्क्वायर, ठीक है। और टक्कर के बाद प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h न्यू डैश और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास mc स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये h न्यू डैश दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, इसको पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m नॉट c स्क्वायर। ओके, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर m नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है। m नॉट क्या है, विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब यदि हम x दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, साथ ही y दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो हमें दो इक्वेशंस बनेंगे। तो देखो, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग इस दिशा में है आपतित फोटोन के साथ फाई कोण बनाते हुए, ठीक है। तो प्रकीर्णित फोटोन के संवेग को हम लोग घटकों में बांटे तो इधर आएगा p2 cos फाई और इसके लंबवत अक्ष पर इधर आएगा p2 sin फाई। इसी तरह यदि इलेक्ट्रॉन आपतित फोटोन के साथ थीटा कोण बनाता है तो इस इलेक्ट्रॉन का संवेग x अक्ष में कितना कोण बनाएगा, x अक्ष में कितना घटक होगा p डैश का mv cos थीटा और y दिशा में कितना घटक होगा इसका mv sin थीटा। अब देखो, मैं x अक्ष में संवेग संरक्षण का नियम लगाता हूं तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। तो टक्कर से पहले देखो, फोटोन का संवेग और इलेक्ट्रॉन का संवेग। इलेक्ट्रॉन चूंकि स्थिर था तो टक्कर से पहले फोटोन का संवेग प्लस 0, फोटोन का संवेग x दिशा में h न्यू अपॉन c प्लस 0 और बराबर टक्कर के बाद x दिशा में संवेग। तो देखो, टक्कर के बाद x दिशा में संवेग mv cos थीटा प्लस p2 cos फाई और p2 बराबर क्या है इधर h न्यू डैश बाय c। तो ये आ जाएगा h न्यू डैश बाय c cos फाई और प्लस mv cos थीटा। तो यहाँ से mv cos थीटा बराबर आ जाएगा h न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेता हूँ। इसी तरह y अक्ष में संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो टक्कर से पहले y अक्ष में ना तो इलेक्ट्रॉन के कोई संवेग है ना ही फोटोन का कोई संवेग है। तो टक्कर से पहले y दिशा में संवेग 0 और टक्कर के बाद y दिशा में संवेग, तो देखें यहाँ पे इधर एक तो संवेग है p2 sin फाई, ओके, और दूसरा संवेग है mv sin थीटा। तो अब p2 sin फाई क्या होगा, p2 की जगह क्या लिख सकते हैं h न्यू डैश बाय c। तो h न्यू डैश बाय c sin फाई, ओके, और माइनस mv sin थीटा, mv sin थीटा, ओके। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये mv sin थीटा पक्षांतरण करेंगे उधर जाएगा और c को यदि इसके साथ गुणा करेंगे तो mvc sin थीटा बराबर h न्यू डैश sin फाई। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ समीकरण नंबर 3। ओके, तो हमें 3 समीकरण प्राप्त हो गए हैं क्वांटम विस्थापन ज्ञात करते समय। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। तो आप देखो, m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये तो कॉमन आ जाएगा और इधर अंदर आएगा इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह यदि इधर वर्ग करेंगे तो देखो h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और माइनस 2 न्यू डैश cos फाई, ओके, और प्लस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। अब आप देखें, यदि इस तरफ हम देखें तो न्यू डैश स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और न्यू डैश स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा रिजल्टेंट m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर बराबर h स्क्वायर इनटू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर, ओके। यहाँ पे देखो न्यू डैश स्क्वायर cos स्क्वायर फाई है और यहाँ न्यू डैश स्क्वायर sin स्क्वायर फाई है, तो ये इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, ओके। तो माइनस 2 न्यू डैश cos फाई आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 4। इसी तरह समीकरण 1 को वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर c पर पावर 4, m स्क्वायर c पर पावर 4 और ये a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे इसको। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, तो उसको ओपन करेंगे तो h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश
ओके, और प्लस m0 c पर पावर 4, m0 c पर पावर 4 प्लस 2 h न्यू माइनस न्यू डैश और इनटू m0 c स्क्वायर, 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c स्क्वायर। ओके, ये समीकरण नंबर 5 मार्क कर लेते हैं इसको। अब समीकरण 5 में से समीकरण 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, आप देखो ये यहाँ पर मिलने वाला है m स्क्वायर c पर पावर 4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर। यदि मैं इसको इधर m स्क्वायर c पर पावर 4 को कॉमन लेता हूँ तो देखो यहाँ से तो 1 बचेगा, ठीक है, और इधर से यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो ये आ जाएगा समीकरण 5 में से समीकरण 4 को माइनस करने पर LHS में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर c पर पावर 4 इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ओके, और आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश। ओके, तो ये वाली टर्म जो है ना यहाँ पर कॉमन है। यदि इसको मैं यहाँ पर देखो न्यू स्क्वायर और न्यू डैश स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो सॉल्व करेंगे ना तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर बचेगा माइनस 2 न्यू न्यू डैश, एक तो ये यहाँ पर बच गया, ये तो 1 हो जाएगा कॉमन ले लेंगे तो, और ये यहाँ पर बचेगा cos 5, तो आ जाएगा माइनस 2 न्यू न्यू डैश h स्क्वायर 1 माइनस cos 5। ओके, और m0 स्क्वायर c पर पावर 4, m0 स्क्वायर c पर पावर 4 और प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c स्क्वायर। ओके, यही बचेगा केवल, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ समीकरण 6। अब हमें पता है आइंस्टीन के रिलेशन है m बराबर क्या होता है, m0 बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यदि हम इसका वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ से m0 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर m0 स्क्वायर बराबर आ जाएगा m स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन और है समीकरण नंबर 7, ये भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर यदि देखो मैंने इक्वेशन नंबर 5 जो 5 था उसको ऊपर लिख लिया, इधर इक्वेशन नंबर 6 को ऊपर लिख लिया मैंने यहाँ पर। ओके, m स्क्वायर c पर पावर 4 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 न्यू न्यू डैश h स्क्वायर 1 माइनस cos 5 प्लस m0 स्क्वायर c पर पावर 4 प्लस 2h m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 7। तो देखो m स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं m0 स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया m0 स्क्वायर c पर पावर 4 और ये एज इट इज है। तो आप देखो ये जो चीज है ये दोनों तरफ है कट जाएगी, ठीक है। इससे हमें फाइनली क्या मिलेगा, तो देखो ये बचा है और ये दो चीजें बची है, बस दो पद बचे हैं। तो पक्षांतरण कर लेंगे ना, ये उधर आकर प्लस का बन जाएगा। तो 2 न्यू न्यू डैश h स्क्वायर 1 माइनस cos 5 और बराबर 2h m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये न्यू माइनस न्यू डैश में इस न्यू न्यू डैश का भाग लगा लूंगा तो क्या आ जाएगा, आप देखें 2 से 2 भी उड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इनटू न्यू डैश। क्लियर है, बराबर, ठीक है ना। अब देखो ये h इनटू 1 माइनस cos 5 है ना, इसके नीचे m0 c स्क्वायर आ जाएगा और न्यू न्यू डैश इस न्यू माइनस न्यू डैश के नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इनटू न्यू डैश बराबर h अपॉन m0 c स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos 5। ओके, इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा देखो 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू, 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू और इनटू इक्वल्स टू h अपॉन m0 c स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos 5। ठीक है, एक c को मैं इधर गुणा कर देता हूं तो ये आ जाएगा c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू बराबर h अपॉन m0 c इनटू 1 माइनस cos 5। और c अपॉन न्यू जो है वो क्या होता है, लैम्डा होता है। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर आ जाएगा h अपॉन m0 c इनटू 1 माइनस cos 5। और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर ही डेल्टा लैम्डा होता है, यही कॉम्पटन विस्थापन है। तो समीकरण नंबर 8 क्या है, कॉम्पटन विस्थापन है। ओके, तो आई होप कि आपको कॉम्पटन विस्थापन का डेरिवेशन सरल में आया है, किस तरह से मैंने किया है। आप लोगों को एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक शिकायत हो सकती है कि सर आप पूरा लिख नहीं रहे हो। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले लिख लेता हूँ इसलिए ताकि समय बचाया जा सके, ठीक है।
तो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और आपने कॉम्पिटेंट विस्थापन भी समझ लिया होगा, कॉम्पिटेंट प्रभाव क्या है वो भी समझा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करें कि डेल्टा लैम्डा जो है ना कॉम्पिटेंट विस्थापन, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल फाई पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल फाई पर। और फाई क्या है? प्रकीर्णन कोण है, प्रकीर्णित फोटोन का कोण है, मतलब प्रकीर्णन कोण है। ठीक है, थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन द्वारा आपतित फोटोन की दिशा के साथ बनाया गया कोण। जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है उसने जो कोण बनाया वो थीटा है। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा लैम्डा फाई पर डिपेंड कर रहा है, तो फाई के अलग अलग वैल्यू के लिए डेल्टा लैम्डा क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ओके। तो कॉम्पिटेंट विस्थापन डेल्टा लैम्डा बराबर होता है h अपॉन m नॉट c into 1 माइनस cos फाई। क्लियर है कि कॉम्पिटेंट विस्थापन प्रकीर्णन कोण फाई पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर h अपॉन m नॉट c जो है इसकी विमा तरंग दैर्ध्य के विमा के तुल्य है। तो h अपॉन m नॉट c को तरंग दैर्ध्य ही कहा जाता है, इसे लैम्डा 0 से दर्शाया जाता है। और ये कौन सी तरंग दैर्ध्य है? कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य कहलाती है। h अपॉन m नॉट c को क्या कहा जाता है? कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। जब h अपॉन h m नॉट c इन तीनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, m नॉट है इलेक्ट्रॉन का विरम द्रव्यमान, c है प्रकाश की चाल और h प्लांक नियतांक है। h का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, m नॉट 9.8 गुणा 10 की घात माइनस 31 और c 3 गुणा 10 की घात 8। ये जब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसे सिंपलीफाई करेंगे तो लैम्डा नॉट आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। सही है, और यहाँ से क्लियर है जो कॉम्पिटेंट विस्थापन है वो कितना आ जाएगा? 0.0242 into 1 माइनस cos फाइव एंगस्ट्रॉम में। ओके, अब यहाँ से हम लोग फाई के अलग अलग वैल्यू के लिए हम अलग अलग डेल्टा लैम्डा ऑब्टेन करते हैं। अर्थात आपतित फोटोन की दिशा में प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य समान रहेगी और डेल्टा लैम्डा 0 रहेगा, कोई कॉम्पिटेंट विस्थापन नहीं होगा, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा रहेगा। आपतित फोटोन की दिशा में प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य ओके, आपतित फोटोन की दिशा में प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य की तुल्य होगी और कोई कॉम्पिटेंट विस्थापन नहीं होगा। जबकि पश्च प्रकीर्णन में फाई कितना होगा? 180 डिग्री। कॉम्पिटेंट विस्थापन कितना होगा? डबल ऑफ कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य, तो 2h अपॉन m नॉट c इक्वल्स टू 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लंबवत प्रकीर्णन का मतलब है फाई कितना होना? 90 डिग्री। तो लंबवत प्रकीर्णन में डेल्टा लैम्डा लैम्डा नॉट के बराबर होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कॉम्पिटेंट, पूरी डेरिवेशन है कॉम्पिटेंट विस्थापन की। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉम्पिटेंट विस्थापन देखा और कॉम्पिटेंट विस्थापन, तो ये पूरी डेरिवेशन है कॉम्पिटेंट विस्थापन की। आप सभी ने अभी कॉम्पिटेंट प्रभाव का अध्ययन किया। ठीक है, कॉम्पिटेंट प्रभाव वास्तव में ऊर्जा के कणीय प्रकृति को पूरी तरह से डिफाइन करता है। यहाँ पर हमने देखो ऊर्जा को क्या माना हुआ है? एक कण की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो कॉम्पिटेंट प्रभाव ऊर्जा की कणीय प्रकृति की पूरी तरह से पुष्टि करता है। साथ ही साथ हमने इस डेरिवेशन को सॉल्व करते समय आइंस्टीन के द्रव्यमान वेग तुल्यता संबंध का उपयोग किया। तो यहाँ से ये भी साबित होता है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान, आइंस्टीन द्वारा जो द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता बताई थी वो भी सही है। ओके, तो ये सारी डेरिवेशन है कॉम्पिटेंट विस्थापन की और कॉम्पिटेंट प्रभाव के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्पिटेंट प्रभाव से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स और फाइंड करेंगे और फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। किसका है सर?